जय हिंद दोस्तों। आज हम मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो चर्चाएं हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऊपर में हम हेडलाइन लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधाएं होगी। इसे अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट कहा जाता है। साथियों, हमें आगे बढ़ने से पहले ये समझना होगा कि मूल अधिकार होती क्या है। सबसे पहले आप मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर समझने का प्रयास कीजिए। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक ही है। देखिए दोस्तों, कानूनी अधिकार में क्या होता है कि जो कानूनी अधिकार है वो राज्य के द्वारा आपसे अपेक्षित ढंग से उसका प्रयोग में लिया जा सकता है। लेकिन मूल अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जब हमारे संविधान की रचना हो रही थी उसी समय इस बात का जिक्र हमारे संविधानकर्ताओं ने संविधान में कर दिया था। जैसे अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार के हनन पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, चूँकि ये अधिकार आपको संविधान ही देता है। लेकिन कानूनी अधिकार की जो बात है उसके हनन के मामले में आप सामान्य प्रशासनिक ढंग से भी उस कार्य को निपटा सकते हैं या आप व्यवहार न्यायालय में जा कर के जो है सो उस समस्या का निदान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार में अगर परिवर्तन का जो अधिकार है वो संसद को है और इसके लिए एक साधारण बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है संशोधित करने के लिए। इसके लिए संसद में जो बिल पास होगी वो लगभग 2/3 बहुमत से जो है संसद में इस विधेयक को पास किया जाएगा, तभी जा कर के जो है मूल अधिकार को परिवर्तित कर दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम सामान्य कानूनी अधिकार की बात करें तो वो सामान्य बहुमत से भी विधेयक जो है पास हो सकती है। यही अंतर कानूनी अधिकार और मूल अधिकार में है। मूल अधिकार हमें राज्य से रक्षा करती है। अब यहाँ राज्य का मतलब आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ हम मिटा देते हैं। राज्य का मतलब दोस्तों यहाँ पे हम बिहार, उत्तर प्रदेश इस प्रकार के राज्य की बात हम नहीं कर रहे हैं। राज्य का मतलब हुआ कि जो सरकार है, जो कार्यपालिकाएं हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो विधायिका हैं, ये सभी राज्य के अंतर्गत आती हैं। बल्कि अभी हाल के निर्णयों में हम देखें तो राज्य में उन प्राइवेट निजी संस्थानों को भी शामिल किया गया है जो सार्वजनिक कार्यों को करते हैं। जैसे कि टाटा कंपनी। दोस्तों, अगर टाटा कंपनी की हम बात करें, टाटा कंपनी हमारे समाज के बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करती है। तो हम कह सकते हैं कि निजी संस्थान होने के बावजूद भी ये जो प्राइवेट कंपनी है वो लोगों को सार्वजनिक तौर पर रोजगार प्रदान करती है, इसलिए इसको भी राज्य की श्रेणी में माना जाएगा। अगर दोस्त हम बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ भी राज्य की परिभाषा जो है सटीक बैठेगी, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी जो काम है वो सार्वजनिक हितों को फायदा पहुंचाना है। और यहाँ सार्वजनिक का मतलब हुआ
कि सभी लोगों के स्तर पर जो हमारे समाज में जितने भी सारे लोग हैं उन सभी को फ़ायदे पहुंचाने का जो जिसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सार्वजनिक होता है। तो राज्य में आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि विधायिका आ जाएगी, कार्यपालिका आ जाएगी, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, केंद्रीय कर्मचारीगण हैं या विधानमंडल हो, ये सभी राज्य के ही भाग हैं। अब थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। दोस्तों हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 12। इस अनुच्छेद में जो मैं कुछ देर पहले जिस चीज़ पर डिस्कशन किया हूँ उसी की चर्चा है, यानी राज्य की परिभाषा। दोस्तों मेरे ख्याल से इस बारे में आप समझ चुके होंगे, इसीलिए मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। अनुच्छेद 13, देखिए इसे हम अगर आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब होता है अल्पीकरण। अब ये अल्पीकरण कहने का उद्देश्य क्या हुआ? देखिए दोस्तों कि हमारे संविधानकर्ता जब संविधान बना रहे थे और संविधान बनने से पूर्व के जितने भी अनुच्छेद हो गए, जो भी नियम हो गए, जो भी कानूनी व्यवस्था में प्रशासनिक कार्य को करने वाले जो विधियां हो गई, वो और मूल अधिकार की जो अभी वर्तमान समय में हम आम नागरिकों को संविधान के द्वारा दिया गया है, उसमें अगर तुलना करें तो मूल अधिकार ज़्यादा शक्तिमान होगा। और इसको और आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करें तो ऐसा कोई भी कानून संसद के द्वारा पास नहीं किया जाएगा जिसके द्वारा हमारे मूल अधिकार को क्षति पहुंचाया जाए। इसीलिए यहाँ पर एक अल्पीकरण नाम का प्यारा शब्द का प्रयोग हुआ है। न ही भविष्य में ऐसा कोई कानून बनाया जाए जिससे हमारे मौलिक अधिकार के जितने भी अनुच्छेद हैं उसके फंडामेंटल स्ट्रक्चर को, बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचे। इसी की चर्चा अनुच्छेद 13 में दी गई है। अगर हम अनुच्छेद 14 की बात करें तो दोस्तों इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब हुआ कानून, कानून के समक्ष समानता। और ये जो पद्धति है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। चूंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो संसदीय व्यवस्था है संविधान में वो ब्रिटेन से ली गई है। इसीलिए ये अनुच्छेद 14 का जो पद्धतियाँ हैं वो ब्रिटेन के संविधान से ही प्रेरित है। और इसमें जो सबसे पहली लाइन दी गई है उसमें कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के नज़र में सब बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई निचले कस्बे का जाति है, अमीर है या गरीब है, काला है या गोरा है, हालांकि इसकी चर्चा हमारे संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन मान के चलिए किसी भी धर्म का है, कोई भी लिंग है, स्त्री है, पुरुष है या थर्ड जेंडर है, वो सब कानून के नज़र में बराबर है।
इसका मतलब हुआ कि अगर कोई शहर में रहने वाला बिजनेसमैन का बेटा है, और एक और हम उदाहरण लेते हैं कि एक असम के जंगलों में रहने वाला जनजाति का बच्चा है, हम इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए शहर में रहने वाला बिजनेसमैन का बेटा भी उतना ही मूल्यवान है जितना कि एक असम के जंगलों के जनजाति का बच्चा। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों ये विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है कि संविधान के नज़र में कोई बराबर माने कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि कोई बड़ा कोई छोटा है या कोई बड़ा, सभी बराबर हैं। इस हिसाब से अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान, प्रजाति यानी मूल वंश, इन चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ संविधान में विधि के समक्ष समानता कह देने से तो बात नहीं होगी। अगर हम सामाजिक पृष्ठभूमि में आकर के देखें तो क्या वाकई में सब कानून के नज़र में बराबर है? जी नहीं दोस्तों। इसके लिए अगर हम इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो इसमें आप खुद ही समझ लीजिएगा कि एक बिजनेसमैन का बेटा है और एक असम के जंगलों में रहने वाले जनजाति का बच्चा है। ये दोनों कानून के नज़र में बराबर है दोस्तों, लेकिन क्या दोनों की स्थितियां एक समान है? क्या दोनों के पास भौतिक संसाधन एक समान है? इसके पास जो सुविधाएं मिली, क्या इसके पास वो सुविधाएं उपलब्ध हो पाई? नहीं दोस्तों। इसीलिए हमारा संविधान जो है सापेक्ष है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में ये भेदभाव करता है, जाति के आधार पर भी करता है, हम आगे देखेंगे, लिंग के आधार पर भी करता है। तो इसीलिए अनुच्छेद 14 में ही एक और चीज़ का प्रयोग किया गया, विधि का समान संरक्षण। ये विधि का समान संरक्षण क्या है? ये तो हमको समझ में आया कि विधि के समक्ष समानता, कानून के नज़र में सब बराबर है, लेकिन ये क्या है विधि का समान संरक्षण? इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। ये जो पद्धति है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से दोस्तों। इसके हिसाब से हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक आदि पृष्ठभूमियों के आधार पर भेदभाव कर सकता है। लेकिन इस भेदभाव से समाज के दूसरे वर्ग के लोगों को हानि नहीं होनी चाहिए, तभी तो हम इसका सही मायने में प्रयोग कर पाएंगे। अगर इसी उदाहरण को हम समझें तो एक बिजनेसमैन का बेटा है और एक जंगली जनजाति का बेटा है, और दोनों जो है एक किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करने जा रहा है। मान के चलिए आप बैंकिंग का बैंक पीओ का फॉर्म भरने के लिए जा रहा है। तो अवसर की समानता दोनों को मिलेगी, क्योंकि कानून के नज़र में
दोनों क्या है, बराबर है। बिजनेसमैन का बेटा उतना ही अहमियत रखता है संविधान के लिए जितना कि एक जनजाति का बच्चा। तो अवसर की समानता दोनों को दी जाएगी, मौका दोनों को दिया जाएगा। लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो क्या जनजाति का जो बच्चा है और ये बिजनेसमैन का जो बच्चा है, दोनों को एक समान सुख सुविधाएं मिल पाई? इसके पास जो है भौतिक संसाधनों की कमियां रही और इसे हर एक प्रकार की सुख सुविधाएं मिली। तो संविधान इस स्थिति में भेदभाव कर सकता है। जैसे कि मान के चलिए इस जनजाति के लिए इस जॉब की प्रक्रिया में, इस नौकरी की प्रक्रिया में छूट दे सकता है। जिसको हम कह सकते हैं कि आरक्षण दे सकता है। किस आधार पर? सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर। भौतिक सुविधाएं न मिलने के अभाव के कारण इसको जो है सो ये इस प्रकार का जो है रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन इस रिजर्वेशन को देने से क्या विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन हो रहा है? नहीं, क्योंकि अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो ये जो बालक है इसको वो सारी भौतिक सुविधाएं नहीं मिल पाई जो भौतिक सुविधाएं इस साहब को मिल पाए। इसीलिए ये समाज के उत्थान के लिए किया गया कार्य है। इसीलिए ये भेदभाव क्या है? ये भेदभाव सकारात्मक है। इससे क्या होता है? इससे सामाजिक न्याय हो रहा है। और जब सामाजिक न्याय हो रहा है तो संविधान का उल्लंघन कहाँ है? तो हमको इस चीज़ को समझना होगा कि इस प्रकार के भेदभाव को हम कह सकते हैं कि ये तार्किक भेदभाव है। क्या है? तार्किक भेदभाव है। जैसे दोस्तों अगर और हम कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करें तो एक जो बिहार के अगर मैं कुछ अधिकारियों का और कुछ कर्मचारियों का कंपैरिजन करूं तो एक बीडीओ का जो सैलरी होगा वो सैलरी एक बिहार पुलिस कांस्टेबल का नहीं होगा। जो सैलरी बिहार पुलिस कांस्टेबल का होगा वो दरोगा का नहीं होगा। तो दोस्तों ये भेदभाव तो हो रहा है, लेकिन ये क्या भेदभाव सकारात्मक है, तार्किक है कि अतार्किक है? ये भेदभाव तार्किक है। तो हमारे संविधान का लक्ष्य ही है और ये विधि के समक्ष समानता का उद्देश्य ही है कि हमें अतार्किक भेदभाव को खत्म करना है। और ये जो तार्किक भेदभाव है उसको हम कर सकते हैं, क्योंकि इससे सामाजिक न्याय हो रहा है। यही अनुच्छेद 14 का मतलब निकला दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे का हम प्रक्रिया चालू करते हैं कि विधि के समक्ष समानता में किन्हें शामिल नहीं किया गया है। वैसे तो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के नज़र में यानी विधि के नज़र में सब बराबर है, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ करके, जैसे कि पहले नंबर पर राष्ट्रपति महोदय जी। राष्ट्रपति हमारे संविधान में विधि के समक्ष समानता में नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो अगर राष्ट्रपति अपने पद पर हैं तो उनको उनके पद पर रहने के दौरान कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं लग सकता है। और न ही अगर फौजदारी मुकदमा चल रहा है, वैसे तो चलना नहीं चाहिए क्योंकि इतना गरिमापूर्ण पद है, तो उनको विधि के समक्ष समानता से दूर रखा जाता है। माने वो कानून के नज़र में सबके समान बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए अगर राष्ट्रपति किसी का हत्या भी करवा देते हैं तो उनको कोर्ट सज़ा नहीं दे सकता है।
जब तक कि वो अपने पद पर हैं। हाँ, पद पर जब तक आसनित हैं तब तक तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन जब पद से अपना उनका जो पद का जो अवधि है वो ख़त्म हो जाएगी, वो पद पर नहीं बने रहेंगे, उस समय वो मुकदमा इन पर लग सकता है। चूँकि दोस्तों हमारा जो संसदीय पद्धति है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और ब्रिटेन में एक कहावत है, किंग कैन डू नॉट रॉन्ग, कि राजा कभी भी गलती नहीं करता है। शायद यही कारणों से, और हमारे संविधान निर्माता भी यही समझते थे कि इतने बड़े गरिमापूर्ण पद पर रह करके कोई इंसान कैसे गलती कर सकता है, इसीलिए इनको विधि के समक्ष समानता से जो है दूर रखा गया, इनको छूट दिया गया है। राज्यपाल को भी विधि के समक्ष समानता से अलग रखा गया है, इन पर भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। देखिए, मुकदमे दो प्रकार के होते हैं, फौजदारी और दीवानी। दीवानी में हम प्रेम प्रसंग, धन से संबंधित विवादों को रखते हैं, और फौजदारी में हत्या, अपहरण, लूट, इस प्रकार के मामलों को रखते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल पर उनके पद पर रहने के दौरान उन पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। विधि के समक्ष समानता से विदेशी राजदूतों को भी छूट दिया गया है। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें कि कोई अमेरिका का राजदूत भारत में है, वो भी विधि के समक्ष समानता से दूर है। विदेशी राष्ट्र के प्रमुख भी जो हैं, ये भी विधि के समक्ष समानता से दूर हैं, इन पर भी अनुच्छेद 14 नहीं लगेगा। तो दोस्तों यही हमारा विधि के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है, इस पर मैंने पूर्ण प्रयास किया है कि आप बेहतर ढंग से समझ सकें। अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।